नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। आज की खास हमारी पेशकश में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम ऐसी शख्सियत की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है बाबूलाल जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे सर करना चाहती हूँ, मुगलों ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, इतिहास गवाह है इस चीज का। क्या आक्रमण के पीछे क्या मुद्दा रहा होगा? क्योंकि मूर्तियां तोड़नी नहीं थी उनको, क्या उनका उद्देश्य रहा होगा? क्यों इस तरह से उन्होंने हमले की? देखिए, मुगल बाद में आए थे, उसके पहले ये सोमनाथ मंदिर का जो लूट हुई तो ये महमूद गजनवी जी, जो गजनी प्रेजेंट में अफगानिस्तान जी, अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत के आगे गजनी से ये लोग आते थे। और वहां क्या है कि ये कबीलाई स्टाइल के लोग रहते थे जो वहां शासन करते थे। वहां ज्यादा फसल वगैरह नहीं होती थी, बिजनेस नहीं था, तो वो लूटपाट का उनका ये रहता था। अब गजनी के बारे में ये बार बार कहा जाता है कि वो मंदिरों को तोड़ने के लिए आया जी। उनका मुख्य उद्देश्य, जहां तक मेरा आज तक का जो अध्ययन है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, मेरे हिसाब से उनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट था जी। वो लूटने के लिए आते थे जी। और लूटेंगे कहाँ पे? जहाँ धन होगा, बिल्कुल, जहाँ संपदा होगी। तो उनको ये पक्की सूचना थी कि सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ के मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा संपदा है। वो लोग गजनी से चले, कुछ हजार लोग रहे होंगे उसके साथ में, कुछ खच्चर, कुछ ऊंट, कुछ हाथी, कुछ घोड़े, वो घोड़े पे आते थे। तो जब वो गजनी से चले, सबसे पहले बामियान का बौद्ध मंदिर आता है जी, जहां विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाएं थी जी। अगर उनको मूर्तियां ही खंडित करनी होती जी, अगर उनका उद्देश्य मंदिरों को तोड़फोड़ करना ही होता जी, तो वो सबसे पहले उसको तोड़ता जी। उन्होंने नहीं तोड़ा जी। फिर वो हजारों किलोमीटर, करीब 1000 से ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल करता हुआ वो आया। विभिन्न गांव, बस्तियां, छोटे नगर, बड़े नगर, उनमें मंदिर भी रहे होंगे, उसने किसी को नहीं तोड़ा। वो सीधा अपना उद्देश्य लेकर के वहां आया। वहां आने के बाद में उसने वहां पे लूटपाट की। अब लूटपाट करोगे तो तोड़फोड़ भी करनी पड़ेगी। कुछ चीजें दीवारों में छुपाई होती है, कुछ तहखानों में होती है, कुछ मंदिर की। और वो मूर्तियों के विरोधी तो थे ही थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य था लूटपाट करना। तो वो लूट करने के लिए आए, उन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय किया और वो धन संपदा लूट के चले गए। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है कि 1026 यानी आज से करीब करीब 900 साल 900 से भी ज्यादा साल पहले, उस टाइम हिंदुस्तान की आबादी मेरे ख्याल से रही होगी 10 से 12 करोड़ जी। 10 से 12 करोड़ की आबादी थी। और वो कुछ हजार लुटेरे थे, वो लाखों की संख्या में नहीं थे, कुछ हजार थे। कोई 15,000 बताता है, कोई 16,000 बताता है, इवन तो कोई 20,000 भी बताता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं थे। इतने लूट आए, लोग आए, पैदल आए, घोड़ों पे आए, ऊंटों पे आए, और 1000 किलोमीटर पूरे देश को पार करके, सिंधु नदी को पार करके, बीच के नदी नाले सब पार करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे। और इसको लूट करके जब वो जा रहे थे, सारी संपदा उन्होंने ऊंटों पे, हाथियों पे और खच्चरों पे भर रखी थी और वो जा रहे थे जी। उस टाइम का जो गुजरात का किसान था, जो राजस्थान का किसान था, जो सिंध का किसान था, सिंध भी हिंदुस्तान में ही था जी। ये सारे किसान अपने खेतों में खेती कर रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब इसके पीछे का जो कारण था, वो कारण ये था कि वो जो उस टाइम की जो कामगार कम्युनिटी थी, जो हाथों से काम करती थी, खेतों में मेहनत करती थी, जो किसान थे, उनको कभी उस मंदिर के अंदर अपना मालिकाना हक नजर नहीं आया। उनको ऐसा लगा नहीं कि हमारी संपदा लूट के ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको मंदिर में घुसने ही नहीं देते थे।
उनके लिए मंदिर एक दूर की चीज थी, ठीक है, तो ज्यादा वास्ता नहीं था, और वो आया और आकर के चला गया। तो जो लूट के बारे में इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास भी जो उस टाइम में सत्ता में होते हैं, जो पावर में होते हैं, उसके अनुरूप इतिहासकार इतिहास को लिखते हैं। कुछ बातें अपने हिसाब से डेराइव कर दी जाती है। नो डाउट सोमनाथ के मंदिर का विध्वंस किया गया, मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन उनका मेरे हिसाब से जहां तक मैं सोचता हूँ मुख्य उद्देश्य क्या था, मंदिर को लूटना। जी ठीक है सर, क्योंकि आज हम नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर को पुनर्निर्माण किया गया। जी, इसमें नेहरू जी का क्या खास योगदान रहा? जी देखो, मंदिर तोड़ा गया 1026 में जी, और उसके बाद देश रेगुलर गुलाम होता गया, रेगुलर गुलाम होता गया कुछ मंदिर। तो जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में यह है कि अपना स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान का प्रतीक था सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। ये बात जब मंत्रिमंडल में रखी गई, तो सबसे ज्यादा मंदिर को निर्माण करने के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका विचार, उनकी मेहनत, उनका जज्बा, आज भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उस आदमी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। नेहरू जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री थे जी, और उस टाइम नेहरू जी के सामने इससे ज्यादा बड़े मुद्दे और थे, भूख, गरीबी, जो पाकिस्तान से लोग आए थे शरणार्थी, देश के ऊपर कबाइलियों का आक्रमण, वो ज्यादा ब्लंट इश्यू थे, ज्यादा ब्लंट इश्यू थे। और मंदिर ठीक है, तो नेहरू जी ने यह कहा कि भाई इसके अंदर सरकारी खजाने का पैसा अपन खर्च नहीं करेंगे, जन सहयोग से और दानदाताओं से, भामाशाहों से, और जो श्रद्धा से चंदा देवे, तो एक ट्रस्ट बना करके और इसका निर्माण किया जाए। एग्जैक्टली यही हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अथक प्रयासों से धन का संग्रह किया और आज जो सोमनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने राष्ट्रपति जी हुआ करते थे, वो जब उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, तब भी नेहरू जी ने यही कहा कि आप इसमें अपने निजी तौर पे जाइए, देश के राष्ट्रपति के रूप में मत जाइए। अच्छा। इसे गलत संदेश जाएगा। गलत संदेश ये जाएगा कि देश एक बहुत बड़ी हिंसा के दौर से गुजरा था। उससे थोड़े ही साल, 3-4-5 साल पहले बहुत भयंकर हिंसा का दौर था, जब भारत पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था। और उसमें ये लगा कि भाई अगर हम ये करेंगे तो जो अपना धर्मनिरपेक्ष, अपने संविधान के अंदर जो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष की जो एक छवि बनी हुई थी, वो छवि खंडित हो जाएगी। और उससे बचाने के लिए नेहरू जी का जो आंतरिक विचार था, वो ये था कि सरकार को इससे दूर रखा जाए। ठीक है सर। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, बहुत विद्वान थे, लेखक थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, लेकिन सर ऐसी कुछ किताबों के नाम आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो देश के हित के लिए हो, जिससे देश हित का एक मैसेज जनरेट होता हो। देखिए, नेहरू जी काफी लंबे टाइम तक जेलों में रहे जी। अब इसके बारे में भी लोगों की विभिन्न अलग अलग थ्योरीज है कि भी नेहरू जेल में भी बहुत आराम करता था। जो आज का ये व्हाट्सएप का ज्ञान है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब बताते हैं लोगों को, सुबह से शाम तक ये शिक्षा दी जाती है। बाकी जेल होती है, जेल में कोई आराम नहीं होता है। बिल्कुल ठीक, सही। और नेहरू जी अपने किसी अपराध में जेल नहीं गए थे। वो देश को आजाद करवाने की जो मुहिम चल रही थी जी, आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर वो अग्रणी नेता थे और बार बार अंग्रेज उनको पकड़ करके जेल में डाल देते। नेहरू जी के बारे में बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि नेहरू जी के पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे। अच्छा। वो बहुत पैसे वाला आदमी था। मिथक तो कुछ भी चलते हैं कि नेहरू के कपड़े पेरिस ढूंढने के लिए जाते थे। जी। अब पेरिस जाने के लिए
1919 से पहले इस देश में कोई हवाई सेवा नहीं थी। इतिहास है, बिल्कुल, है ना। जब 1919 से पहले इस देश में कोई हवाई सेवा नहीं थी तो पानी के जहाज में तो उनके कपड़े नहीं जाते होंगे। 45 डेज लगते थे जहाज को जाने में, 45 डेज आने में। 90 दिन में अगर कोई कपड़ा धुल के आता है तो वो धुला और अनधुला बराबर हो जाता है। एक्चुअल क्या था, इलाहाबाद में एक लॉन्ड्री थी जी। उस लॉन्ड्री का नाम था पेरिस लॉन्ड्री। अच्छा, तो लोगों ने ये मिथ्या जनरेट कर दी। अब क्या है, जो आदमी पढ़ता नहीं है, जो सिर्फ सुनता है, जो दिमाग सेट करके रखता है कि नेहरू जी का क्या करना है, नेहरू जी ऐसा था, नेहरू जी वैसा था। एनीवे, अपन बात कर रहे थे नेहरू जी के बारे में, जो जेल के अंदर रहते थे जी। वो जेल में उन्होंने एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब भी हिंदुस्तान के, मेरा ये सबसे निवेदन है, जिंदगी में कम से कम एक बार डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ो। उससे नेहरू के नजर से आपको हिंदुस्तान नजर आएगा। नेहरू का क्या नजरिया था हिंदुस्तान को देखने का, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने से आप। दूसरा, उन्होंने इंदिरा गांधी को, अपनी बेटी को करीब 146 या 47 लेटर लिखे थे। लेटर टू डॉटर फ्रॉम ए फादर, वो एक पूरा वंश है, संग्रह है। तो नेहरू जी अपनी बेटी को जो लेटर लिखते थे वो भी एक पुस्तक के रूप में। और नेहरू जी का, ये तो दो मैंने बड़ी बातें, अन्य भी बहुत सी किताबें लिखी नेहरू जी ने। नेहरू जी पढ़े लिखे इंसान थे। नेहरू जी ने अपना जो भी, उनका जो आंखों से देखते थे, जो अनुभव करते थे, वो उसको लिख देते थे। तो ये नेहरू जी की कुछ किताबें हैं जिनको अपन हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ना चाहिए जी। देखिए सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा देश हित के बारे में सोचते थे, देश के अच्छे के बारे में सोचते थे, देश के युवा वर्ग के बारे में अच्छा सोचते थे। पद पे रहते हुए उन्होंने किस तरह के विकास कार्य कराए, क्या कुछ खास कार्य किए उन्होंने? देखिए, आपको बता दूं मैं, जब देश आजाद हुआ तो देश का पहला जो बजट आया 192 CR, 192 करोड़ रुपए का मात्र बजट था इस देश के पास में। देश बिल्कुल छिन्न भिन्न हालत में था, भूखमरी, देश बिल्कुल अंग्रेज अस्त व्यस्त करके छोड़ के गए, सारे संसाधन लूट के ले जा चुके थे। उस मामले के अंदर उस आदमी ने अपना दिमाग, अपना विजन जो बनाया, उस विजन की देन है कि खड़गपुर के अंदर 1951 में इस देश का पहला IIT बना। कहाँ पे बना? खड़गपुर में। उसके बाद में IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT चेन्नई, IIT दिल्ली, ये सब बने नेहरू जी के टाइम में। IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, ये सब नेहरू जी के टाइम। ये हुआ शिक्षा के क्षेत्र में कि जब तक अपने लड़के शिक्षित नहीं होंगे, कावड़ यात्रा का कंसेप्ट नहीं था नेहरू जी के टाइम में, कोई कावड़ यात्रा का कंसेप्ट नहीं था, कोई भगवा का कंसेप्ट नहीं था, उनका था शिक्षा पे बिल्कुल। तो ये सब उन्होंने। उसके बाद में जैसे अपन बात करें कि हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी, आपको पता होगा या नहीं होगा, दर्शकों को भी, काफी लोगों को पता नहीं है, हिंदुस्तान में इस्पात इंग्लैंड से आता था। नेहरू जी ने भिलाई के अंदर स्टील कारखाना लगाए, BSP भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये स्टील प्लांट लगाने से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो निर्माण कार्यों की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, इनके लिए स्टील कहां से आएगा? वो स्टील देश में ही बनेगा, वो इसलिए बड़े बड़े कारखाने लगाए। नेहरू जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर भाखड़ा और नांगल, दो बड़े डैम बनाए। भाखड़ा नांगल डैम को उन्होंने आधुनिक भारत का तीर्थ स्थान घोषित किया था। आज जो जैसलमेर, बाड़मेर
पूरा बीकानेर, गंगानगर, ये जो पूरा रेगिस्तान के एरिया में जो पानी पहुंच रहा है उसकी मेन नींव वहां रखी गई थी। पानी होगा तो आगे जाएगा। तो ये नेहरू जी का एक विजन था इस देश के बारे में। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा डैम है हीराकुद जलाशय, महानदी पे बना हुआ है ओडिशा में, नेहरू जी के टाइम में बना। कृष्णा नदी के ऊपर बहुत बड़ा बांध बनाया उन्होंने, कावेरी नदी पे बड़े बड़े बांध बनाए, और इतनी बड़ी सब कुछ बहुत कम पैसे के अंदर होने के बावजूद, बजट की उपलब्धता कम होने के बावजूद, नेहरू जी का विजन ये कहता था कि भी अपने को एटॉमिक पावर के साथ में जाना है। तो मुंबई के पास में ट्राम्बे एक स्थान है, वहां पे इस देश का पहला परमाणु रिएक्टर लगा। ये लगा 1955 में, और ये नेहरू जी की देन। नेहरू जी ने परमाणु रिएक्टर लगाया। परमाणु डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उस टाइम इस देश के बड़े वैज्ञानिक थे। वो नेहरू जी को जब लेटर लिखते थे ना, आदरणीय बड़े भाई लिखते थे, और वो उसको नेहरू जी उनको प्रिय भाभा लिखते थे। अब आप इससे देख सकते हैं दोनों में कितनी इंटीमेसी थी। और वो जो उन्होंने परमाणु रिएक्टर पहला लगाया 1955 के अंदर, उसके बाद में हिंदुस्तान परमाणु ऊर्जा के अंदर एंटर हुआ। एंटर होने के बाद में नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा एक प्लेन एक्सीडेंट के अंदर उनका डेथ हो गया। अब उसके कहने के लिए प्लेन एक्सीडेंट हुआ, करवाया गया, प्रायोजित कार्यक्रम था, जितना मुंह होती बातें होती, लेकिन यह है कि एक बहुत बड़ी प्रतिभा थी हिंदुस्तान की, भाभा तो छोड़ के चली गई। ये नेहरू जी के बारे में, ये नेहरू जी का जो विजन था, ठीक, ये विजन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सर, आखिरी सवाल, आज की राजनीति में अगर नेहरू जी होते तो किस तरह से दिखते? क्योंकि भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, शोषण है, एजुकेशन पे फोकस नहीं है, हेल्थ को लेकर भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, सड़कें खराब है, गड्ढे हो रहे हैं, बरसात, क्योंकि अभी हाल ही में लगातार बरसात का मौसम है, सड़कों की हालत खराब है, लगातार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज अगर नेहरू जी होते तो देश के, देखो नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था जी, वो न गड्ढे भरने के लिए था जी, न नालियां साफ करने के लिए था। नेहरू के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, एक भूखे नंगे देश का प्रधानमंत्री। आपने शीत युद्ध के बारे में बात सुना होगा, एक शीत युद्ध होता था। एक पार्ट था अमेरिका के फेवर में, एक पार्ट था रशिया के। जब देश आजाद हुआ तो इनके सामने ऑप्शन था आइदर अमेरिका और रशिया। ये नए अमेरिका की तरफ गए, नाटो की तरफ नहीं गए, नए वार्सा संधि की तरफ गए, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये चार आदमी थे, नेहरू हिंदुस्तान, ठीक है, नासिर इजिप्ट, यानी ये आपका, ठीक है, इजिप्ट के प्रधानमंत्री नासिर हुआ करते थे। टिटो यूगोस्लोवाकिया, और चौथा आदमी था इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री, है ना, अभी उसका नाम आ जाएगा मेरे को याद है, तो वो सुकर्णो। ये चारों आदमियों ने मिलकर के और कहा हम भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाए, गुट निरपेक्ष रहेंगे। और आप मानो करीब उस टाइम में 49 कंट्रीज ने इनको ज्वाइन कर लिया था, जबकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये तो खुद बेचारे ऐसे ही थे, लेकिन इनके विचार बड़े ऊंचे थे। तो नेहरू जी नए नाली, ये जो है ना छोटी मोटी समस्याएं, ये समस्याएं वार्ड लेवल की समस्याएं, नगर पालिका के चेयरमैन की समस्याएं, एमएलए की, ज्यादा से ज्यादा कंसर्निंग मंत्री की, मंत्री भी कौन सा स्टेट का, ये उनका लेवल नहीं था कि इस लेवल पे आते। हाँ, ये जरूर है, आज जब अपन देखते हैं कहीं खड्डा है के लिए नेहरू जिम्मेदार, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया नेहरू जिम्मेदार, कोई पुल गिर गया नेहरू जिम्मेदार। यानी आज अगर कुछ भी होता है
तो 70 साल 77 साल पुराने नेहरू को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। और वो छोटे मोटे लोग नहीं है जिम्मेदार ठहराने वाले, बड़ी पोस्ट पे बड़े लोग जो इस देश के कर्णधार हैं, वो नेहरू जी को। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आज के 50 साल बाद क्या कोई मोदी जी पे ऐसे ही सवाल उठाएगा जो 70 साल बाद नेहरू जी पे उठाए जा रहे हैं? तो क्या 50 साल बाद क्या मोदी जी पे भी ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए। सवाल पॉजिटिविटी का होना चाहिए। हाँ, नेहरू जी भी इंसान थे, आदमी काम करता है, कुछ गलतियां बेशक हुई हो। मैं बिल्कुल किसी को क्लीन चिट देने का मेरा वो नहीं है, न मैं दे सकता, न मेरा कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन मैं चूंकि किताबें बहुत पढ़ता हूँ, ये मेरा शौक है। और करंट राजनीति में क्या चल रहा है मैं उससे बिल्कुल एकदम टच में रहता हूँ, वाकिफ रहता हूँ। पुराना क्या नेहरू जी के बारे में लोग हर चीज के लिए, जैसे अभी आपने पूछा साहब ये टूटा फूटा ये वो, आज नेहरू होते तो क्या करते? आज नेहरू अगर होते तो नेहरू जी ये नहीं करते। नेहरू जी इस देश के अंदर कोई बड़ा करते। चाइना जो हमसे बाद में आजाद हुआ था या हमारे साथ साथ आजाद हुआ था, वैसे बता दूं चाइना कभी गुलाम नहीं था। ये जो कुछ भ्रांतियां चल रही है ना कि दोनों साथ आजाद हुए, चाइना गुलाम नहीं था। चाइना के अंदर चियांग काई शेक करके वहां का जो राजा था, आप उसको राजा कह सकते हो, उस राजा को वहां पे एक क्रांति हुई, उसको भगा दिया गया। तो वो भाग करके चला गया फार्मोसा। फार्मोसा किसको कहते हैं? ताइवान को। एक द्वीप है। तो चाइना, पूरा चाइना मुख्य भूमि अलग रह गया और वो भाग के चला गया फार्मोसा। तो हमारे टाइम में ये फार्मोसा के कुछ गीत भी गाए जाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई भी नारे लगते थे। तो चाइना से नेहरू जी का विजन ये कहता कि हम चाइना के बराबर, जब तक आपके देश में शिक्षा नहीं होगी, जब तक आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, आप कोई नई चीजें नहीं बना पाओगे। ठीक है, खेती पहले भी करते थे, खेती आपको भी करते। मैं आपको एक ताजुब की बात बताता हूँ। आप जो इतने ट्रैक्टर देख रहे हो, आपको पता है हिंदुस्तान में पहला ट्रैक्टर कब आया? पता है? जी नहीं। हिंदुस्तान में ट्रैक्टर नहीं थे। हिंदुस्तान में बैल और ऊंट से और गधों से खेती होती थी। मदर इंडिया के अंदर वो औरत है, वो हल खींच रही है, जी बिल्कुल, है ना? तो इस देश के अंदर पहले यूगोस्लाविया की नहीं, वो रोमानिया, रशिया का जो एलाइड कंट्री होते थे, वारसा संधि के देश, इस देश में पहला ट्रैक्टर रोमानिया से आया, हमारे गांव में आया। तो इतने कम मात्रा में ट्रैक्टर मंगाए गए थे कि एक पंचायत समिति में एक ट्रैक्टर दिया गया। आज ट्रैक्टरों की हालत देखो। नेहरू जी ने 19 जैसे वो ट्रैक्टर आया, उसके बाद ये नेहरू जी के टाइम में, बाद में इंदिरा जी के टाइम में आया था 67 के अंदर, 1967, और 1972 के अंदर इंदिरा जी ने ट्रैक्टरों का आयात बंद कर दिया, तो मेरे देश में ही बनाएंगे। ये उन लोगों का था विजन। नेहरू जी का विजन भी यही था, देश में बनाओ। उनके बाद वालों का विजन यही था, देश में बनाओ। जब तक देश में प्रौद्योगिकी नहीं होगी, जब तक देश में संसाधन नहीं होंगे, जब तक देश में ब्रेन नहीं होगा, जब तक देश में पढ़ाई नहीं होगी, देश तरक्की नहीं कर सकता। सर, आपने कहा नेहरू जी का विजन ये था, आपने बिल्कुल मुझे और मेरे दर्शकों को क्लियर बताया कि नेहरू जी का विजन ये था। अब मैं बात सत्ता में जो मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करती हूँ, क्योंकि आज मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, कुछ लोग उस पे कह रहे थे कि मोदी जी ने ये किया और जवाहरलाल नेहरू ने ये किया। तो उसमें अधिकतर लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नकारात्मक उससे कहा कि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। तो लोगों की आज तक इस तरह की मानसिकता क्यों बनी हुई, किस तरह से? देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। मेरे दादाजी या उनके भी फादर जी, हम लोग एक पर्टिकुलर गांव से वो लोग निकले, उनमें से कुछ लोग जयपुर के पास आके बस गए। जयपुर के अंदर नहीं बसने दिया, लेकिन जयपुर का नियर बाई कोई गांव रहा होगा, उसमें बस गए। हमारे जो फोर फादर थे वो चूरू डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत छोटा सा गांव था, वहां जाके बस गए। ठीक है, मैं उनकी औलाद हूँ,
यहाँ जो आकर के बसा उनकी मेरे उम्र की औलाद होगी। अब वो कह रहे हैं कि वो बेवकूफ थे। क्या मैं कह दूं कि मेरे दादाजी के पिताजी जो थे वो बेवकूफ थे जो वो वहां आकर के बसे? अगर वो जयपुर बसते तो जमीनें कितनी कीमती हो जाती, हम कितने पैसे वाले हो जाते, है ना। किसी भी दिवंगत आदमी का दौर को तुलना ये करो कि उस टाइम देश के पास में क्या संसाधन थे, आपको क्या बना बनाया मिला है, आप उसको कंटिन्यू करो, उससे तुलना मत करो। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जो आप नेहरू जी के लिए कह रहे हो ना, वो बेस्ट नेचुरल है कि एक दिन आपके ऊपर भी ऐसे ही क्वेश्चन वाचक लगेंगे। हालांकि मैं इस चीज का पक्षधर नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के किसी भी काम की क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। आज की परिस्थितियों में ये आदमी काम कर रहा है, उन परिस्थितियों में नेहरू जी ने काम किया था, और आगे की जो परिस्थिति आएगी उसमें आने वाला काम करेगा। कंप्यूटर कौन लाया इस देश में? कंप्यूटर का विरोध किसने किया सबसे ज्यादा? राजीव गांधी कंप्यूटर लाया, इन लोगों ने किया। जानते हो ना। तो अब राजीव गलत था या ये गलत थे, ये सब जानते हैं, और नहीं जानते तो बाद में जान जाएंगे। आज कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं होता। बिल्कुल। नेहरू जी ने एक किताब लिखी जिसको मैंने बताया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी। आपने पूछा जी, मैंने आपको बताया जी। अब आप बताइए, किसी दिन कोई आपकी जगह एंकर बैठ के पूछेगी और कोई मेरी जगह बैठ के आदमी जवाब देगा कि बताइए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? जी बिल्कुल ठीक बात है सर। बताइए क्या होगा उस दिन बताने वाले के पास में? कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता, मोदी जी की परिस्थितियां अलग हैं, मोदी जी अलग चीजों को फेस कर रहे हैं, नेहरू जी अलग चीजों को फेस करते थे। अरे देश आजाद हुआ 6 महीने बाद में कबायलियों का हमला हो गया, खाने को नहीं, पहनने, आपको पता होना चाहिए देश के पास में ओनली 32 एरोप्लेन थे। बिल्कुल। और वो भी डकोटा विमान, ओनली 32। आज तो आपको 6000 या मान लो 2000 विमान मिले हैं। किस विरासत की किससे तुलना कर रहे हो? साइकिल तक नहीं थी देश के पास में, है ना। और आज तो अपना देश, चलो भगवान की मेहरबानी है, आगे भी बहुत तरक्की करेगा। तो नेहरू जी की तुलना वैसे मोदी जी से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, ये मेरा कहना है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, और दर्शकों को भी काफी कुछ जानने को मिला है आज। चलिए इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया इनसाइड के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।